आज हम करेंगे प्राचीन इतिहास के टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। तो इस टेस्ट के हम शुरुआत से ही पहले प्रश्न पर चलते हैं सीधे। सिंधु घाटी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी? बिल्कुल भिन्न थी। तो सिंधु घाटी में क्यों भिन्न थी? इनके पास शहरी जीवन की सुविधाएं थी। करेक्ट है। चित्रलेख की लिपि थी, इसको हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, पिक्टोग्राफिक। बाद के लोगों ने इसे कहा है बूस्त्रोफैदन। बूस्त्रोफैदन हिंदी में कहते हैं गौमूत्रिका। इनके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, लोहे का प्रयोग नहीं था, यह भी करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से भिन्न थी, बिल्कुल करेक्ट है। लोहे का ज्ञान नहीं था। लिपि में सबसे ज्यादा यू अक्षर मिला है और चित्रों में मछली का चित्र मिला है। पर थोड़ा सा एक जानकारी और देता हूं, कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन ये है कि दोनों एक ही जगह पर रह रहे हैं, वो जगह है सप्त सिंधु। दोनों की नदियां भी लगभग एक जैसी हैं। सबसे ज्यादा ऋग्वेद में अगर किसी नदी का नाम आया तो वो सिंधु का आया है, और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती है। और यही वो जगह है जहां पर इंडस वैली, या जिसको हम सरस्वती वैली या सिंधु सरस्वती वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात की जा रही, वैदिक सभ्यता में गांव थे। ऋग्वेद में 9 बार ग्राम का वर्ड आया है और 85 टाइम्स पुर आया। पुर यानी सिटी, अर्बन एरिया आया है। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो काफी कॉमन है दोनों के। आगे हम बढ़ते हैं इस पर। अगला प्रश्न है हमारा, किसका सुमेलित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आलमगीरपुर यूपी में है, बिल्कुल करेक्ट है। आलमगीरपुर ऑन द बैंक ऑफ हिंडन। हिंडन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। लोथल गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे है। यहीं पर आपको डॉकयार्ड मिलेगा। कालीबंगा हरियाणा, दिस इज रॉन्ग। कालीबंगा इन राजस्थान। ब्लैक बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां, घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे है रोपड़। रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है रोपड़। तो यह है आपका आलमगीरपुर यूपी में, हिंडन में। गंगा यमुना के द्वाब तक पहुंच गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर हम आलमगीरपुर की बात करें, यहां पर लोथल जो है भोगवा पर है। यहां पर डबल बरियल मिली है लोथल में। लोथल में एक फारस की मोहर भी मिली, सील ऑफ फारस। अग्निकुंड भी मिले हैं, फायर आल्टर्स भी मिले हैं यहां पर लोथल में। कालीबंगा राजस्थान में है। प्लॉइंग फील्ड मिला है, जुते हुए खेत मिले हैं यहां पर। बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं कालीबंगा में। ब्लैक बेंगल्स यहां पर। रोपड़ की बात करें, सतलुज नदी के किनारे है। यहां पर एक कुत्ते को इंसान के साथ दफनाया गया है रोपड़ में। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। खास बात रोपड़ के बारे में बता देते हैं कि रोपड़ जो है वो आजादी के बाद पहले खोजा गया स्थान है। रोपड़ जो है आजादी के बाद खोजा गया पहला स्थान है। इस बात को नोट करके रखिए। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता में कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में? तो अभी तो एक तो जानकारी आपको लगी गई थी कि ये आलमगीरपुर जो है वो यूपी में है। अब हमारे सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? हम सबसे पहले सबसे ज्यादा करेक्ट कौन है, वो है आलमगीरपुर। तो आलमगीर कौन सी पेज नंबर पे? 3rd। अब 3rd किस किस में है? इसमें 3rd, इसमें 3rd, इसमें 3rd। 3 जगह, मतलब कहीं ना कहीं हमें और ढूंढना है। तो चलिए और ढूंढ लेते हैं। तो कालीबंगा कहाँ है? अभी हमने चर्चा की थी। कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल गुजरात में है। मतलब क्या हुआ? 1 और 2 नहीं होने चाहिए, तो 1 और 2 ये भी नहीं होना चाहिए। ये भी कट हो गया, ये वाला भी कट हो गया 1 और 2 के कारण। फिर आंसर क्या होगा? 3 और 4 इज अ करेक्ट आंसर। देखिए, आपने केवल एक पता होने से आपने जानकारी। तो आलमगीरपुर और हुलास जो है वो दोनों यूपी में स्थित हैं। हुलास जो है वो यूपी के सहारनपुर एरिया में आता है। अगले प्रश्न में चलते हैं हम। चिन्हुदड़ों का उत्खनन किसने किया? एक्सकेवेशन किसने किया चिन्हुदड़ों का? तो चिन्हुदड़ों कहां पर है?
तो चन्हू-दड़ो जो है इंडस वैली मतलब नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है चन्हू-दड़ो। 1934 में एनजी मजुमदार ने उसका उत्खनन किया था। किसने किया था? एनजी मजुमदार। ऑप्शन में है? नहीं है। दोबारा किसने किया था? दोबारा किया था 1934 में मैके ने, इसलिए आंसर हो जाएगा मैके। किसने किया था इसका उत्खनन? मैके। जॉन मार्शल कौन थे? तो जॉन मार्शल जो है पुरातत्व विभाग के प्रमुख थे, जॉन मार्शल, जिसके नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी। चन्हू-दड़ो काफी है, यहाँ पर बीड फैक्ट्री मिलती है, मन के बनाने की फैक्ट्री मिलती है, लिपस्टिक मिलती है यहाँ पर, कॉम मैंने कंघा मिलता है, रेजर यानी उस्तरा भी हमको यहाँ पर चन्हू-दड़ो से मिलेगा। तो चन्हू-दड़ो काफी इंडस्ट्रियल एरिया चन्हू-दड़ो। यहाँ की एक सील पर घड़ियाल बना हुआ है, मछली बनी हुई है, और यहाँ पर एक ईंट है जिस पर पैर बने हुए हैं कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। कहां से मिला है? ये चन्हू-दड़ो से मिला हुआ है, जिसमें कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये बातें नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस जगह पर ये बना हुआ मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बता देता हूं, ये ऑरेल स्टाइन जो है इन्होंने सुतकांगेन की खोज की थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चन्हू-दड़ो का उत्खनन किसने किया, इसके बाद चलते हैं हम। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? तो हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थान राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो आंसर है राखीगढ़ी, जो है इस भारत में सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। क्लियर है? धौलावीरा भी गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी कि इसके खुदाई के प्रभारी जो हैं वो कौन थे? खुदाई के प्रभारी जो है वो जॉन मार्शल थे। खुदाई के प्रभारी कौन है? खुदाई के प्रभारी जॉन मार्शल थे। तो इसका आंसर क्या होगा? जॉन मार्शल। फिर लॉर्ड मैकाले कौन है? जिनके कारण 1835 में इंग्लिश जो है वो 1835 में इंग्लिश जो है बिकम द मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्लाइव के बारे में पता होगा, कर्नल टॉड वो है जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ राजपूत लिखी है। राजपूतों का इतिहास लिखने वाले कौन है? कर्नल टॉड है। और अगर आ जाए ग्रांड डफ कौन है? तो ग्रांड डफ वो हैं जिन्होंने मराठों का इतिहास लिखा है। तो मराठा इतिहास लिखने वाले कौन है? ग्रांड डफ। और कर्नल टॉड कौन है? जिन्होंने राजपूतों का इतिहास लिखा है। और क्लाइव वो हैं जिन्होंने बंगाल में 2 शासन लागू किया और इलाहाबाद की संधि की और प्लासी के बैटल में पार्टिसिपेट किया। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है? किसने किसकी खोज की? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एसआर राव, सुरकोटरा जेवी जोशी, धौलावीरा वीके थापड़। ये गलत है, तो इसका आंसर होगा धौलावीरा। फिर धौलावीरा की खोज किसने की? धौलावीरा की खोज की जेपी जोशी और दोबारा किया आरएस बिस्ट ने। जेपी जोशी और आरएस बिस्ट ने की। तो याद रहेगा, हड़प्पा दयाराम साहनी, हड़प्पा के बारे में 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार मैसन ने बताया था, 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा था। लोथल एसआर राव, सुरकोटरा जेपी जोशी और धौलावीरा जेपी जोशी एंड आरएस बिस्ट। 3 पार्ट में डिवाइड है दिस धौलावीरा। एक ऐसा जगह है जो 3 भागों में बटा हुआ है। ये प्री के आंसर है। अगर मुख्य परीक्षा थी तो मैं आपको और धौलावीरा का डिटेल बताता। नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है, ये याद रखिएगा। नेवले की पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है? गुजरात में खादिर आइलैंड पर है ये धौलावीरा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, हाथी दांत का पैमाना स्केल कहाँ से मिला हुआ है? हाथी दांत का तो कालीबंगा है हमारे पास, लोथल है, धौलावीरा है, बन बाली है कि कहां से मिला हुआ है हाथी दांत का? तो हाथी दांत का मिला हुआ है लोथल से। तो कालीबंगा में क्या मिला हुआ है? तो अभी हम काले रंग की चूड़ियों की बात कर चुके। कालीबंगा में एक हमें जो मिला हुआ है वो बक्राकार ईंट भी मिली हुई है कालीबंगा से। अग्नि कुंड भी मिले हुए हैं कालीबंगा से। लोथल से एक हमें स्केल मिला हुआ है, जो अभी हमने हाथी दांत की बात की थी। साहुल मिला है, साहुल मतलब से दीवार सीधी है कि नहीं है वो पता करते। चावल के अवशेष भी मिले हैं, आटा पीसने की चक्की भी मिली है लोथल से। आटा पीसने की चक्की मिली है। हाथी दांत की स्केल कहां से मिली है? लोथल से। सीप की स्केल कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सीप की स्केल कहां से मिली है?
मोहनजोदड़ो से मिली है। क्लियर है। बनवाली में क्या है? बनवाली हरियाणा के हिसार में है, जहां पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम का एब्सेंस है, जल निकास प्रणाली आपको नहीं मिलेगी यहां पर। क्लियर है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा जिस राज्य में है, अभी रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो सीधे सीधे हम आंसर पर चलते हैं कि धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, घड़े पर हिरण और प्यासे कौए की कहानी कहां मिलेगी? घड़े पर हिरण और प्यासे कौए, मतलब एक कहानी जो है पंचतंत्र में दी गई है। किसमें दी गई है? ये कहानी पंचतंत्र में दी गई है, जो आपको मिलेगी लोथल में। कहां पर मिलेगी? लोथल में ये कहानी मिलेगी। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, लेखन कला की उचित प्रणाली का विकास करने वाला सबसे प्राचीन सभ्यता कौन थी? तो जैसा कि हमको पता है कि भारत में लेखन कला का विकास अब बाद में हुआ। 700 BC में करीब हमने लेखन कला की शुरुआत की। तो पहली जो कला है वो थी सुमेरियन कला, जिसको मोनोजेनेसिस कहते थे। मोनोजेनेसिस कहते थे। अराउंड 3400 BC में यहां पर इस लेखन कला का विकास हुआ। क्लासिकल संस्कृत में आर्य क्या है? आर्य का मीनिंग होता है अ ग्रेट, महान, श्रेष्ठ, यानी इसमें क्या होगा? अ गुड पर्सन, उत्तम व्यक्ति। आर जो है वो किसी धर्म का संबंध नहीं है, आर कोई नस्ल से नहीं है। आर इज अ वर्ड ऑफ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली, आरोपी भाषा परिवार का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ग्रेट, महान। त्रयी का है, व्हाट इज ट्रायोलॉजी? वेद त्रयी, 3 वेदों को हम वेद त्रयी कहते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन 3 वेदों को हम वेद त्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसलिए आंसर होगा 3 वेदों का। ठीक है। हिंदू धर्म के 3 देवताओं को नहीं हम 3 डायटीज हैं, वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहे जाते हैं। 3 मौसम हैं, पर ट्रायोलॉजी वेद त्रयी कहते हैं 3 वेदों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त कहाँ है? तो पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बातें जो है वो ऋग्वेद में दिया हुआ है। ऋग्वेद के 10th चैप्टर में 10वें मंडल में दिया हुआ है, जो बाद में जोड़ा गया है 10वें मंडल। इस पुरुष सूक्त में जो है बात की गई है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मनुस्मृति जो है बात की है, मनुस्मृति जो है शुंग काल की है, शुंग काल की, जो बाद में लागू भी नहीं हुई, शुंग काल तक एक्टिव थी। उसके बाद फिर नारद, विष्णु, कात्यायन, ओशनम, पाराशर, ऐसी स्मृतियां लागू हुई हैं। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किसे चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता हमें यजुर्वेद से बजा पड़ता है। यजुर्वेद के 2 हिस्से हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद जो है। इसी यजुर्वेद पर पहला ब्राह्मण लिखा गया है, जिस ब्राह्मण का नाम है शतपथ ब्राह्मण, जो यजुर्वेद पर लिखा गया है। और ये सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण है, जिससे हमें यज्ञ विधि विधान का भी पता पड़ता है। तो यजुर्वेद जो है वो गद्य पद्य में भी है। एक और खास बात कि गद्य पद्य मिश्रित में है। और शतपथ ब्राह्मण की रचना की है याज्ञवल्क्य ने। सामवेद से हमें म्यूजिक का पता पड़ता है, ऋग्वेद से हमें संसार की उत्पत्ति, प्रकृति, इन सब का ज्ञान हमें ऋग्वेद से होता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो ये वेदों का सिंपलर फॉर्म है, वेदों की सरल व्याख्या की गई है। क्योंकि जो वेद है वो क्लासिकल संस्कृत में, इसको इजी फॉर्म में लिखा गया है ब्राह्मण बुक्स में। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इसमें, अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो अश्वपति जो थे वो काशी के, आपने सुना होगा, काशी एक ऐसी जगह है जहां पर प्रसेनजित शासन करता था। और काशी कौशल राज्य के हिस्से में आता था। और रामायण काल में कौशल में राजा राम थे, जिन्हें हम कौशलाधीश के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कौशलाधीश के नाम से जानते हैं। तो काशी नरेश जो है बाद में कौन बन गए? अजातशत्रु बन गए। जब काशी से कौशल मिल गया, केकस नहीं है, वो है केके, सही शब्द है उसका, केके। और केके के राजा हैं अश्वपति। ठीक है। विदेह के राजा हैं जनक। विदेह के राजा कौन है? जनक हैं।
ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि इन्हीं की पुत्री है सीता। पांचाल के जो शासक है वो है प्रवहण जयवाली, किसी किसी बुक में जवाली भी लिखा होगा, प्रवहण जयवाली। तो काशी के अजातशत्रु, के अश्वपति, पांचाल के प्रवहण जवाली और विदेह के जनक। तो आंसर क्या हो जाएगा? के। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णित किया गया? तो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो नदी वर्णित की गई है वो सिंधु की गई है। लेकिन वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती है। और शतुद्री जो है वो सतलुज का नाम है। गंगा का एक बार नाम आया है, यमुना का नाम 3 बार आया है। यमुना का नाम कितने बार आया है? 3 बार यमुना का नाम आया है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऋत शब्द का अर्थ क्या है? तो वरुण देव को हम ऋत से जोड़ते हैं। जो वरुण है वो क्या है? ऋत का देव है, इसलिए इसको कहते हैं ऋतस गोपा। लेकिन मुद्दा आता है कि ऋत का मीनिंग क्या होता है? ऋत का मीनिंग होता है प्राकृतिक नियम। जो प्राकृतिक नियम की बात करता है वो ऋत, मतलब सूरज निकलेगा, चंद्रमा आएगा, ये सारी चीजें जो है वो कौन तय करता है? ये वरुण तय करता है। इसलिए ऋग्वेद में वरुण की बड़ी उदात्त भाव से क्या बोलते हैं व्याख्या की गई। और इसको यही काम जो है वो जैंदा वेस्ता जो पुस्तक है उसमें अहुर मज्जदा नामक देवता कर रहा है। कौन कर रहा है? अहुर मज्जदा नामक देवता कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन निष्क क्या है? निष्क क्या है? निष्क एक प्रकार का स्वर्ण आभूषण है। प्राचीन काल में निष्क जो है वो क्या है? स्वर्ण आभूषण है प्राचीन काल में, जिसके माध्यम से लेन देन करते थे। गले का आभूषण होता है जिसकी तौल रत्ती होती थी, जो नाप की इकाई थी रत्ती। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद काल में जनता किस में विश्वास करती थी? ऋग्वेद काल की जनता मुख्यतः किस पर विश्वास करती थी? तो हम देखें, पहली चीज मूर्ति पूजा नहीं है वहाँ पर, एकेश्वरवाद नहीं है क्योंकि वहाँ पर खुद ही पृथ्वी स्थान के देवता हैं, आकाश स्थान के देवता हैं, अंतरिक्ष स्थान के देवता हैं। और ऋग्वेद का धर्म है वो बहुदेववाद है और एकेश्वरवाद है। इसलिए इसको मैक्स मूलर ने क्या नाम दे दिया है? मैक्स मूलर ने इस परंपरा को हीनोथिज्म नाम दिया है। क्या नाम दिया है? हीनोथिज्म नाम दिया है। जो बहुदेववाद एकेश्वरवाद से थोड़ा सा हटकर है, तो ये भी गलत है। देवी पूजा नहीं है, बलि और कर्मकांड है। तो आंसर क्या होगा? बलि और कर्मकांड में ऋग्वेद काल की 33 देवता का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, इसलिए इसे हम बहुदेववाद की। लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल में एकेश्वरवाद की बात की गई है, परंतु ज्यादा प्रचलित क्या था? बलि और कर्मकांड। 10वें मंडल में किसकी बात की गई है? एकेश्वरवाद की। और ऋग्वेद के खास बात बता देता हूं आपको, नासदी सूक्त में, ऋग्वेद के नासदी सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? निर्गुण ब्रह्म का वर्णन ऋग्वेद के नासदी सूक्त में। देवियों का भी उल्लेख है, उषा है, अदिति है, इसका उल्लेख किया गया। बलि मतलब होता है शाक जो यज्ञ में चढ़ाते हैं, मूर्ति पूजा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ऋग्वेद में गोत्र शब्द, मैंने आपको उत्तर ही शायद बता दिया है कि गोत्र शब्द का उल्लेख सबसे पहली बार किसमें मिल रहा है? आपको ऋग्वेद में मिल रहा है, गोत्र। तो गोत्र का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? ऋग्वेद में हुआ है, जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित होना है। एक ही पुरुष से उत्पन्न संतान, इसी गोत्र जो हो गया। और फिर सगोत्री विवाह पर रोक लग गई, बहिर्गोत्र विवाह का प्रचलन बढ़ गया। अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था? पूर्व वैदिक आर्य, पूर्व वैदिक मतलब हो गया ऋग्वैदिक पीरियड की बात चल रही है। तो अभी हमने साफ साफ बात की कि क्या करते थे वो? मूर्ति पूजा करते थे? नहीं करते थे। भक्ति नहीं थी, भक्ति नहीं थी, तो बचा क्या? प्रकृति पूजा और यज्ञ। सिंपल सा आंसर है, क्या हो जाएगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे। भक्ति कब आई? मौर्योत्तर काल में आई। मूर्ति पूजा कब आई? गुप्त काल में आई। मथुरा शैली से भारत में मूर्ति पूजा का विस्तार होना शुरू हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? आर्य किस तरह से अपनी जीविका चलाते थे? तो आर्यों की मुख्य जीविका शिकार नहीं कह सकते, शिल्पकर्म नहीं, व्यापार नहीं है, क्योंकि आर्यों के जो जीविकोपार्जन मुख्य साधन था वो तो कृषि था। ऋग्वैदिक काल में हम बात कर सकते हैं कृषि पशुपालन दोनों है, परंतु 24 बार कृषि का नाम आया है। और उत्तर वैदिक काल में
कृषि और व्यापार, क्योंकि कृषि अधिशेष पर ही व्यापार निर्भर था, तो आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पड़ी क्या है? पड़ी जो है, इसको हम पड़ी कह रहे हैं, वहीं पर साउथ में उन्हीं को चेट्टी कहते हैं या शेट्ठी कहते हैं। तो ये क्या है? व्यापारी है। पड़ी क्या है? बैंकर, व्यापारी है। और बैकनाट क्या है? एक शब्द और आ सकता है कभी एग्जाम में। बैकनाट क्या है? बैकनाट ब्याज पर पैसा चलाने वाला है, इसलिए इसको सूदखोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सूदखोर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मंत्र किससे जुड़े हुए हैं? ऋग्वेद में जो मंत्र दिए हैं वो किससे? अग्नि है, वरुण है, यम है, विष्णु है। तो इंद्र से जो हमारे पास है, इंद्र से अराउंड 250 है। अग्नि जो है वो 200 है। सेकंड पोजीशन अग्नि है, इसमें इंद्र दिया नहीं है, इसलिए आंसर होगा अग्नि। इवन द फर्स्ट चैप्टर यानी मंडल, जो ऋग्वेद का पहला मंडल है, वो डेडिकेटेड टू अग्नि, अग्नि को ही समर्पित है ऋग्वेद का पहला मंडल। वरुण की बड़े उदात्त भाव से जो है वो पूजा की गई है, वरुण की। क्लियर है? और विष्णु जो है वो उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के लिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं, उत्तर वैदिक काल में। अगला प्रश्न है हमारा, तमसोमा ज्योतिर्गमय किसका कथन है? तमसोमा ज्योतिर्गमय का मतलब होता है कि हे प्रभु, मुझे अंधकार से उजाले की तरफ ले चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमर, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चलो। ये किसका वाक्य है? तो ये वाक्य है उपनिषदों का वाक्य है। जो उपनिषद बड़े महत्वपूर्ण है, लगभग इनकी संख्या 108 है, जिसमें से 10 पर स्वयं शंकराचार्य ने भाष्य लिखा हुआ है। ईस है, केन है, छंदोक है, बृहदारण्यक है। इन उपनिषदों पर शंकराचार्य ने जो है भाष्य लिखने का काम किया है। जैसे आप कठोपनिषद पढ़ेंगे तो कठोपनिषद में क्या मिलेगा? यम नचिकेता की कहानी मिलेगी। यम नचिकेता की अगर आपको कहानी सुननी है तो उसके लिए आपको कठोपनिषद का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में जाएगी। कठोपनिषद में क्या मिलता है? यम नचिकेता की कहानी मिलती है। मुंडकोपनिषद में क्या मिलता है? सत्यमेव जयते मिलता है। फिर प्रश्न आता है कि उपनिषद में जो तमसोमा ज्योतिर्गमय वो किस उपनिषद में मिलता है? तो ये उपनिषद का नाम है तमसोमा ज्योतिर्गमय के लिए बृहदारण्यक उपनिषद। कभी थोड़ा और कठिन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बृहदारण्यक उपनिषद में तमसोमा ज्योतिर्गमय का वर्णन मिलता है। क्लियर है? महाकाव्य कौन से? 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। पुराण है 18। 60 दर्शन यानी 6 दर्शन, सांख्य है, न्याय है, योग है, उत्तर मीमांसा है, पूर्व मीमांसा है। ये आपके 60 दर्शन कहलाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब होती है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? देखिए, चाहे वो जैन हो, मतलब महावीर स्वामी हो, या बुद्ध हो, दोनों की मृत्यु मल्ल राज्य में हुई है, मल्ल महा जनपद में हुई है। मल्ल की 2 राजधानियां हैं, एक है पावापुरी और एक है कुशीनगर। पावापुरी मृत्यु हुई महावीर स्वामी की और यहां हुई कुशीनगर में बुद्ध की। तो महापरिनिर्वाण कहां पर होगा? कुशीनगर में होगा। लुम्बिनी में क्या होगा? बर्थ होगा। बोधगया में क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति होगी, ज्ञान मिलेगा। बोधगया में क्या होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। कपिलवस्तु के राजा शाक्य राजा हैं महात्मा बुद्ध जो हैं वो। क्लियर आपको? पिता शुद्धोधन है जो कपिलवस्तु के प्रमुख हैं, पिता शुद्धोधन। अगला प्रश्न हमारा आता है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? जहां हमारे परिनिर्वाण होगा वहीं पर ये मंदिर होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कुशीनगर में है ये महापरिनिर्वाण मंदिर। सारनाथ में क्या है? धम्म चक्र प्रवर्तन, सेट व्हील इन द मोशन। क्या है सारनाथ में? सेट व्हील इन द मोशन। यहीं पर अशोक ने अपने स्थल, जिससे हमने 3 शेर लिए हुए हैं, जो हमारा नेशनल एम्बलम है। बोधगया में ज्ञान है। श्रावस्ती में क्या हुआ है? श्रावस्ती में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो उपदेश दे हैं वो कहां दिए हैं? श्रावस्ती में। या हम बात करते हैं जो साधु होते हैं वो सबसे ज्यादा ठहरते चतुर्मास करते हैं, वो कहां किए? सबसे ज्यादा 21-21 किए। कहां पर किए हैं?
श्रावस्ती में किए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसका बुद्ध से संबंध नहीं? बुद्ध का संबंध नहीं मतलब बुद्ध कहाँ नहीं गए या ज्ञान नहीं मिला या घूमे नहीं, गए नहीं। देखिए गंधार कहाँ है? गंधार जो है नॉर्थ वेस्ट में है, उत्तर पश्चिमी में क्षेत्र में है, और इसकी राजधानी तक्षशिला है। तो यहां तो नहीं गए, ये तो कंफर्म है। तो दो किसमें है? दो संबंध है था वाला, मतलब दो जहां होगा वो उत्तर गलत होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो तो गलत हो गए, बचे कितने? एक और देख लेते, अवंती। ये अवंती कहां? मालवा। तो बुद्ध का संबंध मालवा से नहीं। एक किस में है? एक इसमें, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? 3 और 4। अब मैंने मालवा क्यों बोला? एक्चुअली मालवा के रूलर चंड प्रदोद ने बुद्ध को बुलाया था, पर बुद्ध बीमार थे इसलिए उन्होंने आने से इनकार कर दिया और महाकश्यप को भेज दिया। जबकि अपन ने पढ़ा हुआ कि कौशल में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। कौशल की कैपिटल क्या है? श्रावस्ती है। और मगध तो गए हुए हैं, वो अजातशत्रु रहा है, ठीक है, बिंबिसार रहे यहां पर, तो मगध तो गए, तो आंसर होगा 3 और 4। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतिम व्यक्ति कौन था? किसको सबसे लास्ट में बुद्ध ने दीक्षित किया? मतलब सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं हम, यहां पे बात कर रहे हैं किसको सबसे अंत में शिष्य बनाया। तो सबसे अंत में बनाया सुबुद्ध को, सबसे अंत में शिष्य बनाया, ठीक है। और बुद्ध ने सबसे पहले, हम बात करें तपस्सु, मल्लिक और वो 6 लोगों को अपने उपदेश देने का काम किया। 5 ब्राह्मण और यशस्कर नामक बनारस का सेठ, उनको सबसे पहले उपदेश दिया और पूरे के पूरे 6 लोग बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए, जिसे हम सेट व्हील इन द मोशन कहते हैं। आनंद कौन है? आनंद जो है बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य है। इसी के कहने पर वुमेन्स एंटर्ड इन संघ, इसी कहने पर बुद्ध जो है महिलाओं को संघ में शामिल किया। सारिपुत्र जो है वो राजगृह का निवासी है। मोगलायन, मोगलायन की जगह मोदगलायन, राजगृह का रहने वाला है। बुद्ध के जीवन काल में ही मृत्यु हो गई है। और मृत्यु से पूर्व अंतिम उपदेश किसको दिया है? सुबुद्ध को दिया है, कुशीनगर में। तो आंसर हो जाएगा सुबुद्ध। सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए? मैं अभी चर्चा कर चुका हूं। सबसे ज्यादा उपदेश दिया कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। क्लियर है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ये लिच्छवी की राजधानी है, ये बस्त जनपद की राजधानी है, ये मगध की बिंबिसार द्वारा बसाई गई राजधानी, बिंबिसार ने बनाई हुई थी राजगृह। क्लियर है? किसने बनाई थी? बिंबिसार ने। इसके पहले कौन सी राजधानी थी मगध की? तो मगध की सबसे पहली राजधानी थी गिरिव्रज। उस समय राजा थे जरासंध। महाभारत के काल का आपने नाम सुना होगा, जरासंध। बाद में हुई राजगृह। तो राजगृह किसने बनवाई? राजगृह बनाई बिंबिसार ने। फिर एक शहर बनेगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाएगा? उदयन। पर एग्जाम में आ जाए कि पाटली ग्राम यानी पाटलिपुत्र गांव की स्थापना किसने की? तो अजातशत्रु होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया, तो वो जाएगा अजातशत्रु। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और 4 स्थानों में से क्या मैच करता है? ठीक है भाई। जन्म, जन्म कहाँ होगा बुद्ध का? लुम्बिनी में हुआ, नेपाल की तराई में हुआ। तो पहले का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पहले का 2 किस में दिया है? बी में दिया है। तो बी को चेक कर लेते हैं कि बी सही है कि नहीं है। सेकंड का क्या दिया है? 3rd। सेकंड क्या है? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोधगया में हुई। तो ये गलत हो गया इसमें। तो क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, डी, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। क्लियर है? तो 32 में जन्म कहाँ है? लुम्बिनी में। ज्ञान कहाँ मिला? बोधगया में मिला। तो सेकंड का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। मैं फिर से आंसर करेक्ट लिख देता हूं आपको। पहले का आंसर होना चाहिए 3rd। दूसरे का क्या होना चाहिए? 2, बोधगया। पहला प्रवचन कहां दिया? सारनाथ में। तीसरे का होना चाहिए 1st। चौथे का क्या होना चाहिए? डेथ कहां हुई? कुशीनगर। चौथे का चौथा होना चाहिए। क्लियर है? तो कोई डाउट है इसमें? इसलिए हो जाएगा आंसर नन ऑफ द अबव। ठीक है? तो पहला उपदेश कहां दिया है? फर्स्ट सरमन इन सारनाथ। तो 3rd का 1st। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने किस की शाखा है? तो किस पीढ़ी का है? तो ये 4th का है, 4थी पीढ़ी का है बोधगया में। ये वृक्ष जो है कौन सी पीढ़ी का है? 4थी पीढ़ी का है बौद्ध ग्रंथ। लगभग 134 साल पुराना है 34 पीढ़ी का। पहली बार जो है अशोक के समय हुआ, फिर तिस्रक्षिता ने नष्ट कर दिया था, अशोक की पत्नी ने।
फिर शशांक ने इसे तोड़ दिया था। मैं फिर से लिख देता हूं यहां पर, किस किसने तोड़ा? तिस्रक्षिता, फिर शशांक, फिर 1876 में आपदा आने से, प्राकृतिक आपदा से टूट गया। तब 1880 में 1880 में कनिंघम ने श्रीलंका से इसकी मूल ब्रांच मंगवाकर इसको फिर से बोधगया में लगवाया। तो कौन सी पीढ़ी का हो गया? चौथी पीढ़ी का हो गया। श्रीलंका में कहां लगा हुआ है? अनुराधापुर में ये लगा हुआ है। तो श्रीलंका के अनुराधापुर से इसकी जो मेन है, जो महेंद्र संघमित्रा लेकर गए थे, उसी की एक ब्रांच लेकर इसको फिर से बोधगया में लगाया है 1880 में। तो अराउंड कितने साल पुराना वो आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। और खास बात देखें 2007 में इसका डीएनए भी रखा गया। फिर अगला प्रश्न हमारा है, नरबली के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो नरबली के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, हड़प्पा से भी मिलते हैं। हड़प्पा में एक मोहर पर एक व्यक्ति को बिठाया गया है और बताया गया कि किस तरह उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं। और मोहनजोदड़ो भी मिलता है, इसलिए इसके उत्तर दो होने चाहिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है हमारा, स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द सबसे पहले हमें मिलता है, वो मिलता है ऋग्वेद में। स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? हमें मिलता है ऋग्वेद में, और इसका मतलब होता है अग्नि से उठने वाली ज्वालाएं। अग्नि से उठने वाली ज्वालाएं। स्तूप जो होता है एक उल्टे कटोरे के समान आकृति होती है ऐसे, जिसको हम अंड कहते हैं। इसके ऊपर होती है एक ऐसा चौकोर सा रखा रहता है, इसको हर्मिका कहते हैं। इसके ऊपर एक ऐसा निकला रहता है, इसको कहते हैं यष्टि। यष्टि। इस पर 3 ऐसे निकले, इसको छत्र कहते हैं। इसके चारों तरफ एक दीवार होती है, इसको वेदिका कहते हैं। इसमें प्रवेश हेतु दरवाजा तो उसको तोरण कहते हैं। स्तूप याद रखेंगे आप। ऊपर के हिस्से को, पूरे गोल को अंड कहते हैं। ऊपर का जो हिस्सा होता है हर्मिका, उसके ऊपर एष्टि होती है। 3 छत्र लिखते, श्रद्धा सम्मान के प्रतीक होते हैं। जो दीवार होती है वेदिका कहलाती है। दरवाजे को तोरण कहते हैं। तोरण 4, 3, 2, 1 भी हो सकते हैं। जातक कथा में बुद्ध की पूर्व जीवन की कहानी मिलती है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी जो ग्रामर पर है वो पाणिनि ने लिखी हुई है। तो ये आपको क्लियर है कि स्तूप का मतलब होता है अग्नि से उठने वाली ज्वाला है। अगला प्रश्न है हमारा, अनात्मवाद। अनात्मवाद मतलब होता है अपार्थिएट, मतलब नॉट बिलीव इन सोल। नॉट बिलीव इन सोल, आत्मा में विश्वास नहीं करना है। तो कौन आत्मा में विश्वास नहीं करता है? सांख्य बिल्कुल करता है, वेदांत करता है, बौद्ध नहीं करता। बौद्ध कहते हैं आत्मा नहीं होती। जैन दर्शन बिलीव करता है कि अनेक, मतलब सभी जगह आत्मा होती है, इवन इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैन दर्शन आत्मा विश्वास करता है, लेकिन बौद्ध दर्शन नहीं करता। फिर बौद्ध दर्शन कहता है कि पर पुनर्जन्म में विश्वास करता, बट बिलीव इन रीबर्थ। फिर रीबर्थ कैसे होती है, इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दी, जिसको कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। समुत्पाद, प्रतीत समुत्पाद का मतलब क्या होता है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड एवरी इवेंट। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो पुनर्जन्म होता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, अविद्या। अविद्या के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्षणिकवाद किसका है? क्षणिकवाद मीन्स ऑल द थिंग्स आर मोमेंटरी, मतलब नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ पल भर में नष्ट हो जाने वाला है। तो उससे हमें अफेक्शन क्यों है, उससे मोह क्यों है? ये बात कह रहे हैं बुद्ध दर्शन के लोग कह रहे हैं। क्षणिकवाद किसका है? बुद्ध का है। जैन जो दर्शन है वो ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है। ज्ञान की सापेक्षता की बात करता है, जिसको हम सप्तभंगी विचारधारा कहते हैं। चार्वाक तो अलग दुनिया जीता है, जब तक जी उधार लेकर गह पियो। न्याय जो है, न्याय दर्शन को जस्टिस नहीं कहेंगे हम, न्याय को न्याय ही कहेंगे। तो न्याय दर्शन जो है वो तर्क लगाने की बात करता है। इसको जो प्रमोटेड हुआ है गौतम, न्याय दर्शन किसने दिया है? गौतम ने दिया हुआ है, जो बात करता है कि सब कुछ तर्क पर निर्भर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा शून्य के सिद्धांत। शून्यता मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है, और जो बुद्धिज्म का एक
थ्योरी है उस थ्योरी की बात पर डिपेंड करता है। ये जो है ये दिया हुआ है नागार्जुन ने। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहते हैं। इनकी बुक, इनको प्रज्ञा पारमिता सूत्र या माध्यमिक कारिका भी कहते हैं। माध्यमिक कारिका के नाम से प्रज्ञा पारमिता सूत्र शून्यवाद की थ्योरी यानी सापेक्षवाद के बारे में बताया गया है। नागसेन कौन है? नागसेन वो हैं जो मिनांडर से को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और इनकी बुक है जो वो है मिलिंद पन्हु। मिलिंद पन्हु। आनंद में बता चुका हूं। अश्व घोष आपको पता है, जिन्होंने बुद्ध चरित, सौंदरानंद काव्य, और सारीपुत्र प्रकरण लिखा है। कौन कौन सी बुक लिखी है इन्होंने? बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद काव्य, सारीपुत्र प्रकरण। अश्वघोष के बारे में एक बात और है। अश्वघोष जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ 4th बुद्धास मीटिंग, चौथी बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष रहे हैं अश्वघोष। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो है वो पहला दान देने वाले कुमार गुप्त हैं, इसलिए इनको नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला कहां पर है? उज्जैन में। सोचिएगा, उज्जैन में विक्रम है। उज्जैन में क्या है? केवल विक्रम है। विक्रमशिला है बिहार के भागलपुर में। बिहार के भागलपुर में है विक्रम। एंड डिस्ट्रॉयड बाय दिस, जो विश्वविद्यालय डिस्ट्रॉयड बाय मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बोथ यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा एज वेल एज विक्रमशिला, दोनों को नष्ट करने का काम किसने किया? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने किया। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अणुव्रत का सिद्धांत किसने दिया? देखिए क्या है, एक धर्म है जिसमें बहुत कठिन है किसी चीज को फॉलो करना, और वो है पंच महाव्रत। इन पंच महाव्रत को फॉलो करना एक साधु के ही बस में है। आम ग्रस्त के लिए इन पंच महाव्रत को उस रूप में फॉलो करना कठिन है, इसलिए थोड़ा सा लिबरल कर दिया गया है इन थ्योरीज को, और इन थ्योरीज को लिबरल करके ग्रस्त के लिए बना दिया गया है अणुव्रत। तो ये कौन बात कर रहा है? जैनिज्म की बात चल रही है, जिसने अणुव्रत का सिद्धांत दिया हो। तो ये किसके लिए है? श्रावक और श्राविका, जो ग्रस्त में श्रावक और श्राविका रहते हैं, उन्हें अणुव्रत की बात की जाती है। क्लियर है? तो अणुव्रत किस में दिए गए हैं? जैनिज्म में दिए गए हैं अणुव्रत। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महावीर का पहला शिष्य कौन था? तो महावीर का शिष्य आप बताएंगे कौन था? उत्तर आपको पता होगा, जो इनका दामाद था वही शिष्य था। हाँ जी, वही शिष्य था, उसका नाम था जामाली। जामाली महावीर का पहला शिष्य था, जबकि चंदना उनकी पहली भिक्षुणी थी। चंदना क्या थी? पहली भिक्षुणी थी। और महावीर का पहला उपदेश विपुलाचल पहाड़ी पर हुआ था। कहां पर हुआ था? विपुलाचल पहाड़ी पर महावीर का पहला उपदेश हुआ था। पहली भिक्षुणी चंदना थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नैनार कौन है? तो नैनार कौन है? देखिए, उत्तर भारत में जो दो फेमस हैं, वैष्णव और शैव। साउथ में इन्हीं वैष्णव को हम अलवार कहते हैं और शैव को नैनार कहते हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है और नैनार की 63 है। नैनार संत कितने हैं? 63 संत हैं। जैसे अपार है, त्रुज्ञान है, समंदर है, सुंदर मूर्ति है, ये नैनार संत। अलवार में एक स्त्री भी है जिसका नाम है आंडाल। आंडाल भी एक अलवार में संत है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म मतलब भगवान विष्णु का धर्म। विष्णु से जुड़े हुए कौन है? कृष्ण है। वृष्णी कबीले के हैं कृष्ण। वृष्णी कबीले से जुड़े हुए हैं। याज्ञवल्क्य तो आपको पता ही है, जनक जो है वही पता है, सूरदास भी पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वृष्णी कबीले के जुड़े हुए। छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कहा गया है। घोर अंगिरस के शिष्य थे। यूनान में देखो कई बार आ जाता है कि
कौन सा ग्रीक गॉड जो है वो कृष्ण के समान है, तो वो है हेराक्लीज। हेराक्लीज एक ग्रीक गॉड है जो कृष्ण जैसे हैं, ग्रीक गॉड, यूनानी देवता हेराक्लीज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं को जरूर अंडरलाइन करिए। अंग की कैपिटल चंपा, बिल्कुल सही है, अंग की कैपिटल चंपा, या इसको हम मालिनी भी कहते हैं। और महाभारत काल में यहाँ के राजा कर्ण रहे हैं। महाभारत काल में यहाँ के राजा कौन है? कौशल, अहिछत्र। देखो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी, तो गलत हो गया, अहिछत्र। बस की कौशाम्बी, यमुना नदी किनारे। मत्स्य की विराटनगर, राजस्थान में। तो कौशल इज अ रॉन्ग। तो फिर कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। तो फिर अहिछत्र किसकी राजधानी थी? अहिछत्र जो है वो पांचाल की राजधानी थी। ये पांचाल कहाँ है? यूपी में, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के क्षेत्र को हम पांचाल कहते हैं। यहीं की द्रौपदी थी। इसकी दो राजधानियां हैं, अहिछत्र और काम्पिल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उदयन और वासुदत्ता की दंत कथा किससे संबंधित है? दंत कथा नहीं कहेंगे, इसके ऊपर तो स्टोरी लिखी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर तो हमने स्टोरी लिखी हुई है। एक बुक है जिसका नाम है स्वप्न वासवदत्ता, तो रिटर्न प्रूफ है। तो स्वप्न वासुदत्ता जो लिखा हुआ है भास ने, इस बुक में इसकी पूरी स्टोरी मिलती है। तो ये देखिए, अब देखिए दो चीजें हैं, किससे संबंधित है? तो इसमें वैसे ज्यादा करेक्ट आंसर तो उज्जैन है, पर ये भी अगर उज्जैन नहीं होता तो इसको टिक करते आप कौशाम्बी को। क्यों? क्योंकि जो उदयन है वो कौशाम्बी का राजा है, और उसकी प्रेमिका वासुदत्ता, वासुदत्ता जो है वो उज्जैन के राजा चंड प्रद्योत की पुत्री है। कहते हैं उदयन जो है हाथी पकड़ने की कला में माहिर था, और जब उज्जैन के राजा, अवंती के राजा चंड प्रद्योत ने हाथी की कला सिखाने का उसने इनकार कर दिया। बाद में गिरफ्तार कर लिया और जेल में वासुदत्ता से प्रेम हो गया और दोनों भाग निकले। तो ये कहानी है उदयन में वासुदत्ता की। यहां पर हम टिक करेंगे उज्जैन पर, अगर उज्जैन नहीं है तो कौशाम्बी भी आंसर हो सकता है। क्लियर है आपको? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है, हम देख लेते हैं कौन कौन से वंश पहले आए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हैर्यक वंश पहले आ गया है। हैर्यक है ऑप्शन में? नहीं है हैर्यक वंश। हैर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। शिशुनाग के वंश के बाद कौन सा आएगा? नंद वंश। नंद है ऑप्शन में? नहीं है। फिर आएगा मौर्य वंश। मौर्य है ऑप्शन में, तो मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मौर्य के बाद कौन से आते हैं? मौर्योत्तर पीरियड आता है, तो ढेर सारे वंश आ जाते हैं। और मौर्योत्तर के बाद क्या आता है? गुप्त वंश आ जाता है। गुप्त के बाद क्या आ जाता है? गुप्त के बाद अनेक वंश आते हैं, परंतु वर्धन एक बड़ा वंश होता है, तो वर्धन हो जाएगा यहाँ पर। और मौर्योत्तर में कौन आ जाएंगे? मौर्योत्तर में कुषाण भी आ जाएंगे, शक भी आ जाएंगे, सातवाहन भी आ जाएंगे मौर्योत्तर पीरियड में। लेटर मौर्यन पीरियड में शक, कुषाण, सातवाहन आ जाएंगे, तो आंसर इज मौर्य। बुलंदी बाग प्राचीन स्थल था, कहाँ का था बुलंदी बाग? बुलंदी बाग जो है वो पटना से संबंधित है, अर्थात इसका संबंध किससे? पाटलिपुत्र से है बुलंदी बाग का संबंध। तो तीन जो जगह है, बुलंदी बाग, कुसुमपुर, बुलंदी बाग, कुसुमपुर और काकड़ बाजार, ये वो जगह है जहां पर पाटलिपुत्र था, तो आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला अस्पताल और औषधि बाग किसने बनाया? तो नो डाउट इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, अशोक ने इसका निर्माण किया है इसका। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक से जैसे आपको पता पड़ेगा, रस्सी लेकर नापने वाले, तो मौर्य काल में इसकी स्थापना अशोक ने इनकी की थी। रज्जुक जो है न्याय अधिकारी भी होते थे, और रज्जुक जो है अशोक द्वारा इनका किया। पहले राजस्व का काम करते थे, बाद में न्यायिक कार्य करने, जुडिशियल एक्टिविटीज करने लगे थे। अगला प्रश्न है हमारा, सारनाथ स्तंभ का निर्माण, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका आपको जवाब दिया था कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया, विच बिकम अवर नेशनल एम्बलम। तो सारनाथ में मूलतः 4 सिंह हैं, सिंह चतुर्भुज है, इसमें हाथी, घोड़ा और सांड और सिंह, 32 स्पोक्स हैं इस पूरे यहां पर सारनाथ में। तो आंसर क्या होगा? अशोक।